तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। ओवर टू यू नदीम भाई। थैंक यू। ओ ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। जो लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल कर आए उनका बहुत शुक्रिया। तो जो आज की प्रेजेंटेशन है ये हमारा रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर है टाइटल्ड बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस एंड इमिशंस एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया। ये पेपर हम 3 लोगों ने मिलकर किया था, माई सेल्फ मोहम्मद नदीम सरवर, दूसरे मेरे साथ थे शमरेज अली जो मेरे सीनियर थे पीएचडी में, और साथ ही हामिद हुसैन ये भी मेरे सीनियर हैं पीएचडी में आईबीए में, और शमरेज साहब इसके अलावा अभी उनकी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में एज लेक्चर। तो इस पेपर के हवाले से हम आज की ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका अगर हम करें तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद से क्या हुआ कि ना सिर्फ इकोनॉमी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, बल्कि इन दोनों के रिजल्ट में फिर इमिशंस जो मुख्तलिफ तरह के जैसे CO2 है, CH4 है, उसके अंदर भी काफ़ी तेज़ी आई है, जिसका फिर डेफिनेटली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। अच्छा, जब इस हवाले से हमने लिटरेचर को स्टडी किया तो वहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि ज़्यादातर जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने CO2 को फोकस किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नो डाउट वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा जो दूसरी हैं जैसे मीथेन है, CH4, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर वगैरह है, इनको इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ। जबकि अगर हम इनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये मतलब मजमुआ है CO2 का, CH4 का, और फिर वाटर इवेपोरेशन और कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। ये मेन कॉज है जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से जो हमारे मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही है, माहौलियाती तब्दीलियाँ। इसी तरह जो CH4 है, मीथेन, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो इसका है वो 3.7 टाइम्स हायर है CO2 से। अच्छा, जो इन्वायरमेंटल अब चेंजेस हैं इससे इफेक्ट तो डेफिनेटली पूरी दुनिया हो रही है, डेवलप्ड कंट्रीज भी, डेवलपिंग कंट्रीज भी, बट इसमें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक तो उनके पास रिसोर्सेज कम है इसको कोप करने के लिए, और दूसरी बात ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं, और ख़ासतौर पर जो हमने टारगेट किया साउथ एशियन रीजन, यहाँ पर कंट्रीज को ज़रूरत है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा फोकस करें, और जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा फोकस करते हैं तो कुजनेट कर्व जो हाइपोथेसिस है वो हमें ये बताती है कि कम से कम इनिशियल लेवल पर जब आपका फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उसकी वजह से जो इमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। यानी जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो इसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और दूसरी तरफ इन कंट्रीज के पास वसाइल भी बड़े महदूद है, तो इसलिए ये उसका जो आफ्टर इफेक्ट है उसको शायद उस तरह से रिस्पॉन्ड ना कर सके जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज, जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो इसलिए इसको डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोस्पेक्ट के अंदर हमने देखने की कोशिश की है। अब ये छोटा सा इसका ग्राफिकल एनालिसिस है जो हमने स्टार्ट पे किया था। ये पहली सीरीज है, इसमें हमने जीडीपी का लॉग लिया है और उसका साइक्लिकल कंपोनेंट अलग किया है सिर्फ। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम CO2 का साइक्लिकल कंपोनेंट प्लॉट करते हैं तो आप ये ग्राफ से ही देख सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है, अप्स एंड डाउन्स है, उनके दरमियान कुछ रिलेशनशिप हमें ग्राफिकली नजर आ रहा है कि इसमें है। इसके साथ अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को प्लॉट करते हैं तो वहां पर भी हमें ये रिलेशनशिप किसी हद तक नजर आ रहा है। सिमिलरली इंडिया के केस में, बांग्लादेश के केस में, श्रीलंका के केस में, सब केसेस में ये हमें इसी तरह नजर आ रहा है कि जब जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो जो इमिशंस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, और जब जीडीपी डिक्रीज हो रही है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो सेम साइक्लिकल पैटर्न इमिशंस के अंदर भी हमें किसी ना किसी तरह रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। तो ये बेस बना इस स्टडी की कि इसको थोड़ा सा हमें डिग आउट करना चाहिए। इसके लिए फिर जो हमारे पास मेन रिसर्च क्वेश्चंस थे वो दो थे कि एक तो हमने जो नॉर्मली पहले लिटरेचर के अंदर स्टडीज थी वो CO2 बेस्ड थी, तो हमने ये किया कि बजाय सिर्फ CO2 के हमने 4
4 बड़े इमिशंस लिए और उनको हमने उनको स्टडी किया कि उनका जीडीपी के साथ क्या रिलेशनशिप आ रहा है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के अंदर क्या रिलेशनशिप है। और इसी तरह फिर हमने ये भी किया कि जो जीडीपी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट है, सर्विसेज सेक्टर से आउटपुट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, उसको भी हमने देखा है। हमारे ख्याल में ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था ये काम करना, डिसएग्रीगेटेड टाइप का थोड़ा सा और सेक्टोरल टाइप का एनालिसिस, क्योंकि जब भी कोई कंट्री डेवलप करता है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जीडीपी के जो लीड कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मली जो हमारे यहाँ समझा जाता है वो यही है कि स्टार्ट में जब कंट्री डेवलपिंग स्टेज बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर वहां पर लीड कर रहा होता है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, और जब आप कंट्री एक सिग्निफिकेंट लेवल पर पहुंच जाए तो उसके बाद सर्विसेज सेक्टर लीड करता है। अब इस रीजन के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो सारे डेवलपिंग तो हैं लेकिन उनके स्टेजेस डिफरेंट है, यानी इंडिया हमसे ज़्यादा बेहतर है, इसी तरह कुछ कंट्रीज हमसे पीछे है। तो ये डिसएग्रीगेटेड टाइप का अगर एनालिसिस होगा तो ये हमारे ख्याल में ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। दूसरा हमारा ये था कि जो CO2 है और टोटल ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर प्रोडक्टिविटी शॉक आए तो ये उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या इनका रिएक्शन क्या होगा। ये प्रिसाइज 2 रिसर्च क्वेश्चंस थे जिनको हमने स्टडी किया, और हमारे ख्याल में इसका बेनिफिट ये है कि इससे हम एक तो ये देख सकते हैं कि क्या ये सारे कंट्रीज एक यूनिवर्सल पॉलिसी बना सकते हैं या हर कंट्री को अपनी अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक यूनिवर्सल पॉलिसी बना सकते हैं तो फिर इसके लिए हमारे ख्याल में बेस्ट फोरम था सार्क के लेवल के ऊपर आप एक पॉलिसी बनाए और सार्क उसको मॉनिटर करे, या कोई भी आप और इस तरह का फोरम बना लें। लेकिन अगर हर एक कंट्री ने इंडिविजुअल काम करना है तो फिर जाहिर सी बात है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंट्री की अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा छोटी छोटी कुछ और चीज़ें हैं वो हम साथ साथ स्टडी करते रहेंगे। जो हम इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन समझते हैं वो ये है कि एक तो इसमें हम मुख्तलिफ इमेशंस को जीडीपी के साथ देख रहे हैं कि साइक्लिकल कंपोनेंट का क्या रिलेशनशिप है। इसका जो मेन फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो हमारे डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जैसे DSG वगैरह है, अगर उनमें हम इन्वायरमेंटल कंपोनेंट डालें तो वहाँ पर फिर हमें मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं उनकी कैलिब्रेशन करने के लिए ये फाइंडिंग्स हेल्पफुल होंगी। दूसरी बात ये है कि ये जो एनालिसिस होगा जब आप इसको एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में अलग अलग करके करेंगे तो ये हर कंट्री के लिए, चाहे उसकी डेवलपिंग में जो भी स्टेज हो, इनिशियल स्टेज है या थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, सबके लिए ये वैल्यूएबल होगा। और थर्ड हमने यही काम किया था कि इसमें हमने वार या फिर VECM मॉडल जो भी जहाँ पे अप्रोप्रिएट हो रहा था वो लगा के हमने चेक किया था कि अगर प्रोडक्टिविटी शॉक आए तो उससे मुख्तलिफ कंट्रीज का जो इमिशंस हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इससे थोड़ा सा हर कंट्री को एक मतलब आसानी हो जाती है कि वो थोड़ा सा देख सके कि हमारे केस के अंदर प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो उसके आगे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट। इसके लिए हमने जो डाटा लिया साउथ एशियन कंट्रीज ली हमने, लेकिन उसमें से अफगानिस्तान को ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि डाटा की लिमिटेशन थी। इसके अलावा जो हमने इमिशंस इसके अंदर इंक्लूड किए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और ग्रीन हाउस गैसेज है। फिर हमने जीडीपी लिया और जीडीपी के मुख्तलिफ जो सब सेक्शंस हैं इनको लिया। इसके अलावा ट्रेड वॉल्यूम, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट और ग्रॉस कैपिटल, ये सारी चीज़ें ली और ये सारा डाटा ऑलमोस्ट सारा ही डाटा ये WDI वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ से लिया गया। अच्छा, अब इस एनालिसिस के एक्चुअली 2 हिस्से हैं। पहले में हम जो बिजनेस साइकिल स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। उसमें तो जो टाइम स्पैन है ना वो हर कंट्री का वेरी कर रहा है। और दूसरे हिस्से में हमने वॉर या फिर VECM मॉडल लगाया है। उसका टाइम पीरियड सारे कंट्रीज के लिए एक है, वो है 1990 से 2015। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं, ये स्टडी जो है ये पैनल डाटा स्टडी नहीं है, बल्कि हमने हर कंट्री को अलग अलग स्टडी किया है ताकि ये देखा जा सके कि अगर एक ही काम किया जाए तो अच्छा, हमने इसमें टाइम सीरीज मॉडल को अप्लाई किया ताकि ये देखा जा सके कि अगर एक तरह की कोई भी हम पॉलिसी शॉक देते हैं तो उससे हर कंट्री का जो इमिशंस वगैरह है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
अब इसमें हमारा जो पहला चैलेंज था वो ये था कि जो हमारे पास जीडीपी सीरीज है उसमें से हमने सिक्लिकल पोर्शन को अलग करना था ताकि हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को देख सकें। तो इसके लिए हमने एचपी फिल्टर को यूज किया जो कि काफी इस मकसद के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है। उस टूल की मदद से इजीली हमने ट्रेंड और सिक्लिकल कंपोनेंट्स को अलग अलग किया, और जिन कंट्रीज के लिए हमने फिर वो शॉक की स्टडी की उसके लिए हमने स्ट्रक्चरल वार या फिर भी ईसीएम ये डाटा दे के और मॉडल की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स दे के इन दोनों में से एक मॉडल को हमने चूज किया। और जब हमने वार या वीसीएम लगाया है तो इसके लिए हमारा जो मॉडल था उसमें इमिशंस, और इमिशंस में हमने दो लिए थे, एक दफ़ा CO2 और एक दफ़ा ग्रीन हाउस गैसेस। इसके अलावा कंजम्पशन, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जिसको टेक्नोलॉजी भी कह देते हैं, एनर्जी कंजम्पशन और ट्रेड वॉल्यूम, ये हमारे मॉडल था जिसकी मदद से हमने फिर वार मॉडल को रन किया। इसके अब सबसे पहले टेक्नोलॉजी शॉक, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। हमने इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ली है जो लिटरेचर में ज़्यादातर यूज होती है, और वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है कि टेक्नोलॉजी शॉक या प्रोडक्टिविटी या टेक्नोलॉजी, ये हम एक्चुअली कहते हैं सोलो रेजिडुअल। और सोलो रेजिडुअल क्या है, ये बेसिकली ये है कि आपके आउटपुट का वो पार्ट जो आपके लेबर और कैपिटल से एक्सप्लेन ना हो पाए। यानी अगर आपका न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है जैसे इक्वेशन 3.4.1 के अंदर हमने दिखाया है, तो इसका जब आप लॉग लेंगे तो यहाँ पर जो ए होगा ये बेसिकली इसकी वैल्यू जो प्रोडक्टिविटी है या टेक्नोलॉजी है इसको शो करेगा। तो अगर आप टोटल आउटपुट में से लेबर और कैपिटल का शेयर निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो टेक्नोलॉजी या प्रोडक्टिविटी होगा। इस शॉक को हमने चेक किया। इस शॉक को सिलेक्ट करने की मेन रीजन ये है कि जो बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करने की अब वेरियस थीरीज हैं इकोनॉमिक्स में, और उनमें हर थ्योरी में डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन इनमें से एक थ्योरी जो काफी पॉपुलर है वो है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। और जो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी है वो ये कहती है कि बिजनेस फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का जो मेजर सोर्स है वो टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो अब DSGE मॉडल्स को जब इन्वायरमेंटल कंपोनेंट डाल के उसको एक्सटेंड किया गया है, यानी जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल DSGE मॉडल्स, तो उनके अंदर भी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है एज ए फैक्टर कि जिससे देखा जाए कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा और बाकी इमिशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और बाकी चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि ये लिटरेचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है तो इसलिए हमने इस शॉक के अगेंस्ट ही इसको चेक किया। अब ब्रीफली जो इसकी इकोनोमेट्रिक मॉडल की इक्वेशंस है वो मैंने स्किप कर दी हैं क्योंकि वो नॉर्मली स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, वही हम सब लिखते हैं, सिर्फ अपने अपने वेरिएबल्स डाल लेते हैं, बाकी उसका पैटर्न सेम ही होता है। तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया। आर्टिकल्स के अंदर आप वो देख सकते हैं, जर्नल में जो पब्लिश हुआ है वहाँ पर वो डिटेल है। तो यहाँ पर मैंने उसको स्किप किया और हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो बिजनेस साइकिल स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स है, ये बेसिकली जो पहला हमारा कंपोनेंट है रिजल्ट्स का, ये बता रहा है कि जो जीडीपी उसका साइक्लिकल पोर्शन है और जो हमारे डिफरेंट इमिशंस हैं उसका साइक्लिकल पोर्शन है, उसके अंदर क्या कोरिलेशन है। अगर ये कोरिलेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है दोनों एक तरह से मूव कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स एक तरह से आ रहे हैं, तो फिर ये प्रो सिक्लिकल होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये काउंटर सिक्लिकल होगा, यानी अगर जीडीपी अप जा रही होगी तो आपके इमिशंस डाउन जा रहे हैं। और अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि इनके दरमियान कोई खास रिलेशनशिप नहीं है, तो ये एसिक्लिकल है। तो यहाँ पर हमने पहले सारे कंट्रीज का अलग अलग भी किया है और इसके बाद उसकी एवरेज भी निकाल कर देखी है। अब मैं आपको इनमें से कुछ को एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइम की लिमिटेशन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया की जो वैल्यू है 0.326 सिग्निफिकेंट वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है वहां पर जो आपका आउटपुट है जीडीपी और जो CO2 है ये एक साथ मूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोसिक्लिकल है।
यानी जब इकोनॉमिक बूम आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और जब जो है वो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इमिशंस भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश के केस में इसका नेगेटिव है, इसका मतलब है वहाँ पर ये काउंटर सिक्लिकल है। पाकिस्तान के केस में भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है पाकिस्तान में भी तकरीबन इंडिया जैसी ही सिचुएशंस है कि जब इकोनॉमी एक्सपेंड करती है तो जो CO2 कंपोनेंट है वो भी एक्सपेंड करते हैं। इसी तरह अगर हम बाकियों को देखें तो इंडिया के केस में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ तक हमारे जितने भी GDP के साथ, चाहे हम CO2 लें, CH4 लें, NO लें, कोई भी गैस लें, तो वो सारी प्रो सिक्लिकल है और सब सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रही है। जबकि हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के केस में एक तो CO2 का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, एक ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, बाकी सब का इम्पैक्ट इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरह अगर हम श्रीलंका का देखें तो यहाँ पर जो मेथेन है CH4, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट है, और ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट है, बाकियों का इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। सिमिलरली इसके बाद जो हमारा अगला पोर्शन आ जाता है, ये आ जाता है SY, जहाँ पर लिखा हुआ है ये है सर्विसेज सेक्टर GDP, इसके साथ इसका रिलेशनशिप। अगेन अगर हम देखें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश में जब सर्विसेज सेक्टर एक्सपैंड करता है तो उससे जो चाहे CO2 हो, CH4 हो या नाइट्रिक ऑक्साइड हो, ये सबका नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है ये वहाँ पर काउंटर सिक्लिकल है। जबकि इंडिया के केस में सिवाय नाइट्रिक ऑक्साइड के बाकी सारे जो है वो प्रो सिक्लिकल है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है और सारे एक्सपेंड करते हैं। तो इसी तरह अगर हम बाकी कंट्रीज का भी देखें तो हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर में हमें जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसकी सूरत हाल हमें इन्वायरमेंट के हवाले से ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रही है, वो है इंडिया। क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एग्रीकल्चर का भी और सर्विसेज सेक्टर का भी। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास ये कोई ऑप्शन ऐसी वाज़े तौर पर ऑप्शन नहीं है कि वो एक सेक्टर को फॉर द टाइम भी इग्नोर करके दूसरे सेक्टर पर फोकस कर ले तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाए और इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी थोड़े से डीकपल हो जाए। इस तरह की सूरत हाल नहीं है, वो उसको हर सेक्टर के ऊपर ही ये काम करना पड़ेगा कि किसी न किसी तरह अपने इमिशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये ब्रीफ सा मैंने आपको बताया ताकि लिमिटेड टाइम के अंदर हम चीज़ों को कवर कर सकें। दूसरे नंबर पे हमने जिस चीज़ को देखा वो है रिलेटिव वोलेटिलिटी, और इसके अंदर क्या किया है कि हमने जो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है मुख्तलिफ इमिशंस का, उसको डिवाइड किया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ GDP से। जैसे ये फर्स्ट है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ GDP। ठीक है, अगर ये वैल्यू मोर देन 1 है तो इसका मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर वोलेटिलिटी है वो हायर है एज कंपेयर टू GDP, और अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब है ये लेस वोलेटाइल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हद तक कि ये सारे कंट्रीज में ही इसकी वोलेटिलिटी हायर है। यानी जब ये आपकी इकोनॉमी बूम की तरफ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बहुत तेजी से इजाफा होता है, उसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। और इसी तरह जब वो डाउनफॉल करते हैं तो उसके अंदर जो डिक्रीज आता है वो भी काफ़ी हायर है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद इसी का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सर्विसेज सेक्टर के साथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट के साथ, फिर हमने डिफरेंट इमिशन लिया CH4 और उसका मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक का GDP के मुख्तलिफ कंपोनेंट है उसके साथ रिलेशनशिप देखा है, नाइट्रस ऑक्साइड का और जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है इनका। तो ये बेसिकली हमें वोलेटिलिटी को बताता है। अगेन अगर हायर देन 1 है तो इसका मतलब है जो इमिशंस का कंपोनेंट है उसके अंदर वोलेटिलिटी GDP की निस्बत ज़्यादा है या उसके कंपोनेंट की निस्बत ज़्यादा है, और अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब है उसके अंदर वोलेटिलिटी कम है। यहाँ तक के जो रिजल्ट्स हैं फर्स्ट के, ये हमें जो कहानी बताते हैं वो पहली बात तो ये बताते हैं कि जो रिलेशनशिप है सिक्लिकल पोर्शंस में GDP और इमिशंस में, वो सब कंट्रीज के लिए एक जैसा नहीं है, वो हर कंट्री के लिए दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह सेक्टोरल डिफरेंसेस भी उसके अंदर है।
अच्छा, दूसरी बात ये हमें ये भी पता लगती है कि अगर हम इंडिया या बांग्लादेश को देखें तो यहाँ पर जो सर्विसेज सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनका इकोनॉमी के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट शेयर है। और इसी तरह इमिशंस के साथ भी इनका जो कोरिलेशन है वो काफ़ी हायर है, ठीक है, जबकि हमें मालदीव और नेपाल के केस में ऐसा नजर नहीं आता। इसकी शायद एक रीज़न ये हो सकती है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों में एफडीआई बहुत ज़्यादा आ रही है, और लिटरेचर हमें ये बताता है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इस तरह की जो रेगुलेशंस हैं, इन्वायरमेंटल रिलेटेड रेगुलेशंस, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर कई फॉरेन कंपनीज, बड़ी कंपनीज मूव करती हैं ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जहाँ पर इस तरह की रेगुलेशंस भी थोड़ी सी वीक हो, ताकि इन्वायरमेंटल ज़्यादा उन्हें कॉस्ट ना पड़े, और वहाँ पर उनके लिए वैसे भी प्रोड्यूस करना, चीज़ें प्रोड्यूस करना वो सस्ता हो निस्बतन, ताकि वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। तो ये रिलेशनशिप हमें बहरहाल इंडिया और बांग्लादेश के केस में तो नज़र आ रहा है कि वहाँ पे एफडीआई भी ज़्यादा आ रही है और वहाँ पर जो इमिशंस हैं उनका भी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह वॉलेटिलिटी के हवाले से अगर हम देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये तो ज़्यादा वॉलेटाइल है जीडीपी से, और सारे कंट्रीज में एक जैसी कहानी है इसकी। लेकिन बाकी जो इमिशंस हैं, CH4 है, ग्रीन हाउस गैसेज है, बाकी हैं, इनके हवाले से हमें कोई यूनिवर्सल रिजल्ट नहीं मिलता। इसके बाद एक चीज़ और हमें इंटरेस्टिंग यहाँ पे पता लगती है, वो ये है कि हर इकोनॉमी के अंदर कम से कम एक ऐसा सेक्टर जरूर है जो इमिशंस इंटेंसिव है, यानी जिसके साथ इमिशंस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ऐसे सेक्टर पे कोई भी एक्सोजेनस शॉक आए, ठीक है, तो और जिसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो फिर उसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी की वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यानी अगर आप उस सेक्टर से अपने इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहें और वो सेक्टर का इकोनॉमी के अंदर भी काफ़ी बड़ा पार्ट हो, तो फिर डेफिनेटली उससे पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। इसी तरह कोई भी एक्सोजेनस शॉक ऐसा आता है जिसकी वजह से आपका जो इमिशन इंटेंसिव सेक्टर है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो इससे आपकी इमिशन भी इफेक्ट होगी, उसकी वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी जीडीपी के अंदर भी इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और शॉक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अच्छा, अब सेकंड पार्ट हमारे एनालिसिस का, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि अगर टेक्नोलॉजी शॉक आए तो उससे CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस कैसे रिएक्ट करेंगी। इस पार्ट के लिए हमारे पास डाटा लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने जो 4 बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको हमने चूज़ किया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। और इसमें हमने देखा कि CO2 का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर टेक्नोलॉजी शॉक आता है, और इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी शॉक आता है तो ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के केस में अगर टेक्नोलॉजी शॉक आता है तो पाकिस्तान के केस में जो चीज़ हमें यहाँ से समझ आ रही है वो ये आ रही है कि CO2 गैसेस की जो इमिशन है वो इंक्रीज करेगी, और ये काफ़ी हायर लेवल पे जाकर सेटल डाउन होगी। इसका मतलब है जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो चेंज हो जाएगा, और जो न्यू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो हायर लेवल के ऊपर होगा। और ये चीज़ हमें थोड़ी सी कंफर्म हो रही है, जो हमारा बिजनेस साइकिल रिलेशनशिप को हमने देखा, स्टाइलाइज्ड फैक्ट के पॉजिटिव रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो वहाँ से भी ये बात कंफर्म होती है। श्रीलंका के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर टेक्नोलॉजी शॉक आता है, प्रोडक्टिविटी शॉक आता है, तो इमिशंस या CO2 लेवल इंक्रीज करेगा और एट हायर लेवल ये सेटल डाउन होगा। यानी ये वहाँ पर पाकिस्तान जितना हाई तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इनिशियल लेवल से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इंटरेस्टिंगली इंडिया के केस में जो हमें फाइंडिंग मिलती है वो ये मिलती है कि कुछ टाइम के लिए तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू होगा, और एट द एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट जो होगा वो ये होगा कि अगर इंडिया में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो लॉन्ग रन में जाके उससे इमिशंस डिक्रीज होंगे। और तकरीबन यही कहानी हमें बांग्लादेश में नजर आती है, लेकिन बांग्लादेश में इनिशियल शॉक नेगेटिव बहुत ज़्यादा है और उसके बाद ये रिकवर करता है, बट एट द एंड लॉन्ग रन में जाके ये इनिशियल लेवल से लोअर लेवल के ऊपर सेटल डाउन हो जाता है।
तो इसका मतलब है इंडिया और बांग्लादेश में अगर ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करें तो ना सिर्फ इनकी जीडीपी ग्रो करेगी बल्कि इमिशंस भी इन द लॉन्ग रन उनका लेवल भी डिक्रीज होगा। जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका के केस में अगर ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं तो इससे उनकी जीडीपी तो इंक्रीज करेगी बट जो इमिशन लेवल है CO2 का वो भी इंक्रीज करेगा और वो लॉन्ग रन इंक्रीज होगा, परमानेंटली इंक्रीज होगा। नदीम भाई लास्ट 5 मिनट है। थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, इसी तरह अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का देखें तो यहाँ पर हमें बिल्कुल डिफरेंट सी स्टोरी नजर आती है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के केस में इनिशियल फ्लक्चुएशंस होंगी, अप एंड डाउन होगा इनिशियल लेवल से, लेकिन उसके बाद ये वापस अपने इनिशियल लेवल के ऊपर ही सेटल डाउन हो जाएगा। यानी कोई लॉन्ग रन के अंदर इसका ग्रीन हाउस गैसेस का कोई हमें लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता नहीं नजर आता, शुरू के अंदर इसके अप्स एंड डाउन है। अच्छा, जब हमने CO2 को देखा था तो परमानेंटली इंक्रीज था। अब ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर CO2 भी होता है, CH4 भी होता है, वाटर इवेपोरेशन भी होता है और भी कई कंपोनेंट है। तो यहाँ से हमें ये भी एक बात पता लगती है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के केस में इसको इनिशियल लेवल पर लाने के लिए जो अदर देन CO2 है, ग्रीन हाउस गैसेस के वो कंपोनेंट जो CO2 के अलावा है, उनका रोल काफी स्ट्रांग है और वो इसे वापस लेकर आते हैं इनिशियल लेवल के ऊपर। जबकि इंडिया के केस में इनिशियली डिक्रीज है और उसके इनिशियल इंक्रीज है और उसके बाद इसको लेवल डिक्रीज ही होता चला जाता है। तो इंडिया के केस में टेक्नोलॉजी शॉक या प्रोडक्टिविटी शॉक, अगर पॉजिटिव शॉक आएगा तो वो CO2 को भी डिक्रीज करेगा और फिर ग्रीन हाउस गैसेस के जो बाकी कंपोनेंट है शायद उनको भी डिक्रीज करे और इसलिए ये इंडिया के लिए एटलीस्ट ये बड़ी अच्छी पॉलिसी बन सकती है। बांग्लादेश के केस के अंदर इसकी स्टोरी बिल्कुल बाकी कंट्री से डिफरेंट है। यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी शॉक आता है तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट है वो शुरू में इमिशंस इंक्रीज होंगे और इंक्रीज होकर ये परमानेंट न्यू लेवल के ऊपर सेटल डाउन होंगे। यानी यहाँ पर भी CO2 का पार्ट हमें पिछले पार्ट में ये नजर आता कि वो तो डिक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंपोनेंट है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर भी जो अदर देन CO2 कंपोनेंट्स हैं उनका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा बांग्लादेश के लिए। तो इन लाइंस के ऊपर उन्हें सोचने की जरूरत है कि हमें मेथीन को और वाटर इवेपोरेशन को और बाकी गैसेस को कैसे हम कंट्रोल करें, ताकि अगर हम टेक्नोलॉजी को या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं तो ना सिर्फ CO2 इम्प्रूव हमारे डिक्रीज करे बल्कि किसी ना किसी तरह इनको भी कंट्रोल रख सके। इसके ऊपर ब्रीफ सी डिस्कशन तो ये है कि ये जो हमें क्रॉस कंट्री डिफरेंसेस नजर आते हैं ये इसलिए है कि हर कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, लैंडस्केप है, काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह जो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है और जो मतलब बाकी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और दूसरी और आखिरी बात यह है कि जो लोगों की सेंसिटिविटी और गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी है वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है गवर्नमेंट की भी और लोगों की भी कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इसी तरह जो गालबन भूटान या मालदीव, मेरा ख्याल है भूटान है शायद, जहाँ पर GDP की बजाय वो लोगों की हैप्पीनेस को ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं और उस हैप्पीनेस को जब वो मेजर करते हैं हैप्पीनेस लेवल तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट भी होता है। तो यानी अब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में नहीं नजर आती। तो एक रीज़न ये हो सकती है। अच्छा, ये जो हमें एक चीज़ नजर आती है कि कुछ कंट्रीज के लिए का रिलेशनशिप पॉजिटिव है स्टाइलाइज्ड इफेक्ट में, कुछ कंट्रीज का रिलेशनशिप नेगेटिव है। यानी जब एक बिजनेस साइकिल आता है तो उसके साथ CO2 की मूवमेंट का, तो इसको एक्सप्लेन किया है एक आर्टिकल में फॉन एट ऑल ने, और उन्होंने कहा है कि जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उससे इनकम इंक्रीज होती है। इनकम इंक्रीज जब होगी तो लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। अब लोग क्लीन टेक्नोलॉजीज की तरफ और क्लीन प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेंगे, जिसको उसने इनकम इफेक्ट का नाम दिया। साथ उसने ये भी कहा है कि उस क्लीन प्रोडक्शन के लिए जो हमें कैपिटल होगा उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी जो हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोकेंगे उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये प्राइस इफेक्ट है। तो उसने बताया कि जहाँ पर इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है वहाँ पर
जो है ना वो ये रिलेशनशिप और होगा, जहाँ पर प्राइस इफेक्ट डोमिनेट करता है वहाँ पे ये रिलेशनशिप डिफरेंट। अच्छा जी इसके बाद जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है इमिशंस का टेक्नोलॉजी शॉक से, जो कि हमें इंडिया के केस में स्पेशली नजर आता है और किसी हद तक बांग्लादेश के केस में, वो इस हमें ये बताता है कि जो प्रोसिक्लिकल रिलेशनशिप है इमिशंस का, वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, वो किसी और फैक्टर की वजह से है। अब उस फैक्टर को डिग आउट करना ये हमारे रिसर्चर्स का काम है, लेकिन हमारे लिए जो एक की लाइन वो बता देता है वो ये कर देता है कि अगर ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और प्रोडक्टिविटी ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी बल्कि जो इमिशंस और आउटपुट का रिलेशनशिप है ये भी वीक होता जाएगा, डीकपल होगा। तो ये इसकी कुछ अब फर्दर पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं कि सबसे पहले तो इसके जो आउटपुट है, ये जो जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल्स हैं उनको कैलिब्रेट करने के लिए यूजफुल होगा, और हर कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज हैं उनको डिजाइन करने में भी थोड़े से यूजफुल होंगे। अब इंडिया के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन है कि उनको अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। बांग्लादेश के लिए हमारे ख्याल में ये है कि उनको एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि ये एसिक्लिकल है, यानी इनका इकोनॉमिक बूम के साथ जो इमिशंस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। जबकि जो पाकिस्तान है और श्रीलंका है, इनकी प्रोडक्टिविटी के साथ चूंकि वो इमिशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इनको अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको चेंज करना होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की तरफ आना होगा। पाकिस्तान और इंडिया में एक चीज़ और भी कॉमन है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन है इकोनॉमी के अंदर, पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो क्रॉप्स के लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो जला दिए जाते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। और आखिरी बात ये कि जैसे हमें श्रीलंका के केस में नजर आया कि वहाँ पर काफ़ी जब हमने बिजनेस साइकिल रिलेशनशिप देखा तो वो वीक था, तो वहाँ से हमें ये लगता है कि अगर हम हर सिटीजन को थोड़ा सेंसिटाइज करेंगे कि वो इन्वायरमेंट इश्यूज को सीरियसली ले और गवर्नमेंट भी उसको सीरियसली लेगी, तो शायद उसके इम्पैक्ट जो है ना वो हमें बेहतर नजर आए, जैसे हमें श्रीलंका के केस में नजर आया। थैंक यू सर, दिस इज फ्रॉम माय साइड। वेरी वेल डन नदीम भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका ये एनालिसिस है। उसको सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है इसमें जो आपने जो सेक्टर वाइज किया है, नॉट ओनली सेक्टर वाइज किया बट ओवरऑल हम ज़्यादातर जब देखते हैं तो हम ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ज़्यादातर देखते हैं, मगर आपने ग्रीन हाउस गैसेज को अलग अलग और सेक्टर वाइज जब आप उसको ब्रेक डाउन में करते हैं और कंट्री वाइज, तो उससे फिर बड़ा इम्पैक्ट आता है जो पॉलिसी इनिशिएटिव में कि कौन से सेक्टर्स को हम ज़्यादा फोकस करें और कौन से को हम कम करके इन पे काबू पाया जा सकता है। तो आई थिंक अगर ओपन करते हैं, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पुट फॉरवर्ड। नदीम भाई हाजिर हैं आंसर के लिए। थैंक यू रिजवान Nadeem sir, Nadeem sir, thank you for your presentation. I'm happy to look at your work. इसमें कुछ एक दो गुजारिशात हैं, recommendations हैं. I don't have so much questions. एक तो ये है कि in future what you can go for some study related to the environment, and emissions and environmental quality by making one index. अगर आप देखें तो इसके ऊपर कोई इंडेक्स एनवायरमेंटल गालिबन जो यल यूनिवर्सिटी का एक इंडेक्स है, शायद वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स है या एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, लेकिन यल यूनिवर्सिटी का है, EPI के नाम से होता है। तो वो उसको अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें वो पीरियोडिकल है, लाइक उसमें 5 साल या 3 साल के बाद उसको इशू करते हैं। व्हाट यू कैन वर्क फर्दर ऑन environmental some index for environmental quality के index के ऊपर you can work it out, और उसमें if you would be able to get the data on these greenhouse gases emissions, और इसके अलावा जो water pollution से related कुछ है indicators हो सकते हैं, like शायद river basin के अंदर कितना जो है emissions होती हैं, उसका कुछ डाटा भी मैंने किसी दौर में देखा है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट के पास होता है। और उसके अलावा फर्दर यू कैन आल्सो वर्क आउट
for air pollution के लिए भी उसको वर्कआउट करते हैं. Like what I want to say is कि environmental quality index अगर आप वर्कआउट कर सके तो उसको 3 हिस्सों में फर्दर कर सकते हैं. your water pollution और आपकी जो सी air pollution है इसको मीडियम ऑफ पोल्यूशन के साथ, और फिर फर्दर उनमें ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. और दिस इज हाउ यू कैन मेक वन एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स. आई अंडरस्टैंड कि ये कोई एक दो दिन में तो होने वाला काम नहीं है. इट कैन टेक मेनी इयर्स और प्रोबब्ली इट कैन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर, लेकिन इट कैन बी गुड आइडिया. और उसके बाद फिर फर्दर उस एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स का आप बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस के साथ रिलेशन देख लें, या आप किसी भी कंट्री के लिए उसमें एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स कर्व के साथ देख लें. अभी तक जो काम में है वो मेरा ख्याल एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स कर्व के हवाले से भी इमिशंस का इंडिपेंडेंट सेपरेट काम है. शायद इस तरह को इंडेक्स के बुनियाद के ऊपर काम बहुत कम है. थैंक यू. थैंक यू सर. बड़ी वैल्यूएबल सजेशन है आपकी. लाइक ऑलवेज हमेशा आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल होते हैं. इसके ऊपर इंशाल्लाह देखते हैं, आपके साथ भी रब्ता करके बात करेंगे. और ये बड़ा अच्छा आइडिया है. थैंक यू जी. थैंक यू. मुझे याद है मेरे एमफिल लेवल पे मेरा एमफिल का थीसिस था बैक टू 2011, तो उसमें शायद आई ट्राई टू डू सच काइंड ऑफ स्टफ, बट ऑन दैट टाइम डाटा वाज नॉट अवेलेबल सो मच. तो फिर उसमें जैसे ट्रेडिशनल से काम कर पाया था, लेकिन आई कुडंट डू इट कंप्लीटली. थैंक यू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी प्रेजेंटेशन देखी और पेपर को जो आपने पब्लिश किया है उससे काफ़ी कुछ लर्निंग भी हुई है. मैं अभी क्वेश्चन तो है सच नहीं है, लेकिन मेरे को जेन में खुरम साहब ने जो आपको सजेशन दी है जिस तरह एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, अगर मतलब मैं एक वैसे काफ़ी पेपर्स देख रहा था कि अब जो काम एनवायरनमेंट के साथ मतलब एक सजेशन में होना चाहिए, या जो जिसको भी एनालाइज नहीं किया गया, वो बेसिकली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से. अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें तो उसका गोल नंबर है 7. अगर आप उस गोल नंबर 7 को देखें तो उसके इंडिकेटर्स हैं कोई 9 to 10 इस तरह से. ठीक है, वो सारे क्लाइमेट के ऊपर है, क्लाइमेट एक्शंस के ऊपर है. ठीक है, अब मैं खुद भी ये सोच रहा था कि अगर मतलब आप किसी भी एनवायरमेंटल क्वालिटी को, एमिशंस को, या किसी भी चीज़ को देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंट्री वाइज डाटा अवेलेबल है उनकी वेबसाइट के ऊपर SDGs इंडिकेटर के नाम से. तो उन इंडिकेटर्स को जो क्लाइमेट से रिलेटेड गोल 7 है उसका फैक्ट चेक किया जा सकता है, जैसे सर ने कहा है क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर, कि क्या वो जो अचीव हो रहा है, जो चाह रही हैं मतलब SDG यूएन ने बनाए हैं SDGs, तो क्या वो कंट्रीज किस हद तक उसको अचीव कर रही हैं. तो उसको फिर एम्पिरिकली इवैल्यूएट किया जा सकता है इन फ्यूचर. मतलब एक सजेशन है जो रिसर्च में मैंने पेपर्स भी देखे थे कि इसके ऊपर इस तरह से ऐसा कोई पेपर्स अभी नहीं अवेलेबल. तो एक रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है और फिर उसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी अच्छे जर्नल के अंदर. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर फाद. थैंक यू. वैल्यूएबल सजेशन है सर आपकी. और बिल्कुल SDGs के ऊपर तो वाकई काफ़ी फोकस भी है. तो उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर बिल्कुल अगर ये इंडेक्स टाइप हम कर लें और उसके साथ रिलेशनशिप में देखें तो बिल्कुल इसके ऊपर आपसे इंशाल्लाह फर्दर बात करूँगा. जी नदीम भाई, एक शुरू में स्टार्ट में आपने एक जिक्र किया था. अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपकी राय उसमें लेना चाहूँगा. आपने किया था कि कंबाइन एक्शन अगर हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू किन कंट्रीज का किया जाए, तो आपकी जो स्टडी की जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट सेक्टर वाइज एक चीज़ें डिफरेंट हैं. अगर ओवरऑल हम देखे जाए इस रीजन को अंडर सार के किसी और फोरम के अंडर कुछ इस तरह के हम एक्शन लिए सॉरी कोई इस किस्म के एक्शन हम ले सकते नहीं ले सकते. SDG का जो गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन का, तो इस पूरे रीजन का ऑब्वियसली बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है. पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया भी और श्रीलंका भी इसी में आता है, टॉप 10 में आते हैं. तो अगर
क्या आपकी नज़र में अगर हम कंबाइन कोई ऐसा फोरम पे एक्शन लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता? अच्छा, इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए कुछ चीज़ें तो एनवायरनमेंट के लिहाज से ऐसी हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल है। तो कम से कम हम, जैसे प्लांटेशन है, अगर हम प्लांटेशन को इम्प्रूव करें, फॉरेस्ट कवर को बेहतर करें, तो उसका इम्पैक्ट तो सबको आएगा और अच्छा होगा। ये नहीं हो सकता कि किसी कंट्री में फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो एनवायरनमेंट के ऊपर। ये काम है। इसी तरह जो हमारे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, अगर हम उनको, मतलब कुछ कंट्रीज शायद जानबूझ के, ये भी एक बात की जाती है कि वो जानबूझ के इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि एक तो आम आदमी का ये बहुत बड़ा मुतालबा नहीं होता, खासतौर पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। तो उस चूंकि लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट्स भी इसको इग्नोर करते हैं। और दूसरा इग्नोर करने का इन्हें फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ जो FDIs हैं वो आ सकती हैं इन कंट्रीज की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री है, ये इस तरह से है, वो उनकी मूवमेंट काफ़ी इजीली हो जाती है। लेकिन अगर कलेक्टिव फोरम के ऊपर आप इस तरह की बात करें कि हम पूरे रीजन में इस रेगुलेशंस को बेहतर किया जाएगा और एक रीजनल बॉडी हो जो कंट्रीज को टारगेट असाइन करे, तो उससे ये होगा कि रिलेटिव जो कॉस्ट है ना वो किसी कंट्री को नहीं होगी। अब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बेहतर करता है तो पाकिस्तान से हो सकता है इस तरह की FDI वो दूसरे कंट्रीज की तरफ मूव कर जाए। लेकिन अगर ये सारे कंट्रीज मिलके एक ही तरह के रेगुलेशंस की तरफ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली वो रिलेटिव कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये इस तरह के काम हो सकते हैं। और दूसरा जो इसके लिए, जैसे फहद साहब ने बात की, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो तो तकरीबन यूनिवर्सल है, उनका टारगेट भी बनाया हुआ है और वो तकरीबन सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो उसके लिए अगर हम कोई लाहेमंद बनाए तो वो बिल्कुल बनाया जा सकता है। आल्दो कि ये चीज़ें मेरी इस स्टडी के अंदर शामिल नहीं थी, इसलिए मैंने ये अपनी सिर्फ स्टडी की हद तक कहा था कि ये जितना मैं एक महदूद सी स्टडी कर सका हूँ, इसके अंदर मुझे एक पॉलिसी नहीं नजर आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल बन ही नहीं सकती, ओवरऑल तो बन सकती है। ठीक है, तो उस तरह की शायद हमें पॉलिसीज की तरफ बिल्कुल अगर हम जाएंगे तो सबका फायदा होगा। ज़बरदस्त नदीम भाई, वाकई ओवरऑल इसी पूरे रीजन में ऐसी पॉलिसीज़ का इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, नॉट ओनली SDG गोल को अचीव करने के लिए बट ओवरऑल उससे बियॉन्ड भी जाने की ज़रूरत है। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम टाइमली इसको एंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात करेंगे नए रिसर्च के साथ और नए स्पीकर के साथ, होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट संडे ऑफ जून इंशाल्लाह। असल में इस दफा रमजान की वजह से थोड़ा सा हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ कि सारे ही हम दोस्त अहबाब थोड़े से मसरूफ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले दफा से हम फर्स्ट संडे ऑफ मंथ को ही हम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं भी रिकॉर्डिंग को उसको मैं